क्लासेस अब शुरू हो रही है और धुआंधार क्लासेस चलेगी और एकदम मजा आने वाला है इस क्लासेस में। और जब क्लास आप देखोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा और लगेगा कि हाँ, हम सबसे पहले जवाब दे रहे हैं, हम सबसे पहले जवाब दे रहे हैं। ऐसा प्रतिस्पर्धा आप लोगों के बीच में होगा। शुरुआत करता हूं आज का सेशन का। तो आप सभी लोग के बीच में एक पंक्ति हो जाए, है ना। एक पंक्ति क्या है, देखो हम हमेशा कहते हैं, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग आग जलनी चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में, इस महामैराथन के सेशन में। और जब क्लास को अंतिम समय तक आप करोगे तो आपके अंदर से एक जोश जुनून आएगा और जो आज पटाखे की जो आवाज आएगी ना, उसके बीच में आपके अंदर से एक आवाज आएगी कि नहीं, इस साल जीतेंगे, इस साल यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगे और सिलेक्शन लेंगे। बस जैसा कहा जाए सीयूटी कॉन्सेप्ट के द्वारा वैसा आप सभी लोगों को करना है ना जी। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। जब आगे बढ़ूंगा तो सबसे पहले आप जान लीजिए, ये सभी आप लोगों को पता ही है कि ये जो रजनीश टाइम्स करंट अफेयर स्टैटिस्टिक्स के वाला जो क्लास है, जिसमें होमवर्क भी दिया जाएगा, एमसीक्यू पीआईक्यू भी रहेंगे, जिसका एक छोटा सा प्रारूप आपको आज के इस सेशन में भी देखने को मिलेगा। तो ये रोज रात 9 बजे ये क्लासेस चलेगी। आगे बढ़ेंगे तो आप सभी लोगों को पता है दिवाली धमाका ऑफर चल रहा है हमारे सभी कोर्सेज से 500 का सुपर एकदम ऑफर, और ये 25 अक्टूबर तक है। तो सबको बता देना कि हमारा फीस ऑलरेडी काफी कम रहता है। देखो ये ऑफर से पहले का फीस है, और जैसे ही सीयूटी कॉन्सेप्ट का ऐप डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से और ऐप डाउनलोड करने के बाद कोर्सेस विजिट करोगे तो आपको 500 का एक दिवाली 500 नाम का एक कूपन आएगा। इस कूपन पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपको 500 का ऑफर मिल जाएगा और आप इस पेमेंट में कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे, आज का पहला सवाल आपके सामने आ गया है, देख सकते हो। और ये वाला इस टॉपिक से जो कि आपका क्लास हो चुका है पेड कोर्सेस में, इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि इस सवाल के जवाब सब लोग बताएगा। और मिलान करने वाला जो सवाल है ना जी, ऐसे ही सवाल एनटीए आपके एग्जाम में देती है। तो इस सवाल के जवाब सब लोग बताइए और सब लोग मिलान कीजिए, फटाफट मिलान कीजिए। मैंने दर्शन आप लोगों को पढ़ाया है, आप लोगों को याद होगी पेड कोर्सेस में हमने आप लोगों को पढ़ाया है। चलिए कशिश प्लीज कल मत करना, ओके। चलिए और बताइए जी, इस सवाल के जवाब सब लोग दो, सब लोग इस सवाल के जवाब दें। चलिए सोनाली भी आ गई है, गुड मॉर्निंग सोनाली, हितांशी, यस क्लास शुरू हो गया है। सभी लोग, गानिया, सानिया, सांख्य, कपिल, योगा, पतंजलि, सबका उत्तर आना शुरू हो गया है। तो एक बार मैं देख लेता हूं आप लोगों को जो है इसके बारे में पढ़ाया गया है, दर्शन के बारे में पेड क्लासेस में, है ना। जैसे न्याय दर्शन के फाउंडर कौन है, तो आप सभी को मैंने बताया था न्याय दर्शन के कौन है जी, कपिल मुनि। मैंने क्या बोला था, कपिल मुनि नहीं, मैंने बोला था गौतम मुनि। जब जो कि मैंने आप लोगों को बताया भी था एक कहानी के बारे में, उंगली मार डाकू के कहानी के बारे में, जो कि हम लोग क्लास 5 में पढ़े हुए थे, है ना। दूसरा सवाल है न्याय दर्शन, तो ये तो हो गया गौतम मुनि। सांख्य दर्शन कौन हो गया, कपिल मुनि। मीमांसा, अब मीमांसा में मैंने बताया था कि एक उत्तरी मीमांसा होता है जी, एक उत्तरी मीमांसा और दूसरा होता है पूर्वी मीमांसा। आप लोगों को याद होगा मीमांसा एक मैंने बताया था उत्तरी और दूसरा मैंने बताया था पूर्वी। आप सभी लोगों को याद होगा मैंने उत्तरी मीमांसा में बताया था वाद रायन और मैंने बताया था पूर्वी मीमांसा में जेमिनी। आप लोगों को याद होना चाहिए जेमिनी, आप लोग जानते होंगे। तो यहां मीमांसा आ गया है तो जेमिनी हो जाएगा जी, है ना। अब आगे जब बढ़ेंगे, योग दर्शन पतंजलि, है ना। ये तो हो गया, हम लोग ने बना दिया। अब एक सवाल है जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं और कमेंट में इसका जवाब आप सभी लोग देना कि आप सभी लोग जानते हो एक और दर्शन है बेसिक दर्शन के फाउंडर कौन है, बताइए कमेंट में। सभी लोग बताइएगा बेसिक दर्शन के फाउंडर कौन है, बताइए कमेंट में। सब लोग कमेंट में, देखिए जितने लोग यहां क्लासेस कर रहे हैं इससे बहुत ज्यादा स्टूडेंट एप्लीकेशन पे क्लासेस करते हैं हमारे क्लास में। क्यों, आज
सोए हुए हो क्या सब लोग? सही हो गया होगा। सबका उत्तर आना शुरू हो गया। उलुक, उलुक मुनि, बहुत बढ़िया, गुड। सर सवाल नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है जी? दिख रहा है, एकदम क्लीन दिख रहा है, मेरे यहाँ एकदम क्लीन दिख रहा है। आप लोग भी क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लेना। सबका उत्तर आना शुरू हो गया। उलुक, सब लोग बता रहा है उलुक मुनि। क्या बता रहा है? उलुक, उलुक या कनाद, ये भी आप लोगों को याद रखना है ना। उलुक या कनाद मुनि, जो कि वैशेषिक दर्शन के फाउंडर है। अब हम लोग अगले सवाल पे जा रहे हैं। इस सवाल में ऑप्शन नहीं था, अगले सवाल में ऑप्शन भी मिलेगा। देखता हूं सबसे पहले जवाब किसका आएगा। और जो आपके सामने अगला सवाल आ गया है, यह सवाल भी मिलान करने वाला है जी, यह सवाल भी मिलान करने वाला है और एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। इससे जानते हो, जब हम अभी आपको बहुत सारे दर्शन के बारे में बता रहे हैं, तो इसमें से कोई भी दर्शन आ सकता है, आ जाएगा। योग दर्शन के फाउंडर कौन है? तो आपको बताना है पतंजलि। उसी प्रकार देखिए, फर्स्ट सेंसस इन इंडिया, पहली बार भारत में जनगणना कब हुआ? जैसे आप लोग को पता होनी चाहिए कि 2021 वाला जो भारत का जनगणना है वो नहीं हुआ है। 2025 और 26 में इसका रिपोर्ट आने की संभावना है ना, सेंसस, जो कि 21 में कोविड के कारण नहीं हुआ है। और आप सभी लोग जानते हो, प्रत्येक 10 साल में, प्रत्येक 10 ईयर में हमेशा जनगणना होता आ रहा है। और यह शुरुआत कब से हुआ पता है? 1872 में पहली बार हुआ था। इस समय भारत का जो वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड मेयो। क्या नाम था? लॉर्ड मेयो। और 1881 ईस्वी से नियमित रूप से यानी रेगुलर बेसिस पे प्रत्येक 10 साल के बाद जनगणना होता आ रहा है, प्रत्येक 10 साल के बाद, जो कि ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों का। सब लोग इसका जवाब दे, सब लोग ने। पहला 1872, बहुत बढ़िया, गुड। पहला सेंसस इंडिया में हुआ 1872 और 1881 से नियमित यानी रेगुलर बेसिस पे जो है सेंसस होना शुरू हो गया। अब यहां पे आया है एक सवाल कि फर्स्ट सैटेलाइट टेस्ट यानी पहला उपग्रह का टेस्ट कब किया गया? तो यह किया गया 19 अप्रैल 1975 को। और सैटेलाइट का नाम क्या था? तो आप सभी लोगों को जानना चाहिए, आर्यभट्ट। क्या नाम था जी? आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट सैटेलाइट का। अब एक सवाल आ गया कि फर्स्ट टाइम अंडरग्राउंड टेस्ट कब किया गया? तो 18 मई 1974 ईस्वी में। और ये कहां किया गया था? ये किया गया था पोखरण। ये पोखरण कहां पड़ता है जी? तो ये राजस्थान का एक साइट का नाम है, राजस्थान का एक साइट का नाम है पोखरण। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब एक सवाल मैं बताने जा रहा हूं और यह सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। एक सवाल मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। हमेशा ये सवाल एग्जाम में जब आता है ना तो लोग बना नहीं पाते हैं। सवाल क्या है कि भारत की जनगणना सेंसस 1872 से शुरू हुई और अभी 2025-26 में रिपोर्ट आएगा न्यू वाला। 21 में नहीं हुआ कोविड के कारण। पहली बार एक डेट आती है 1921 ईस्वी। 1911 से लेके 1921 ईस्वी के बीच में जानते हो भारत की जो जनसंख्या का ग्रोथ है वो निगेटिव में रहा है। ग्रोथ किस में रहा है जी? निगेटिव में। ग्रोथ निगेटिव में रहा है, ये जान लेना। इसीलिए 1921 ईस्वी का जो इंडियन सेंसस है इसे कहा जाता है महान ग्रेट विभाजन वर्ष के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय 1921 ईस्वी वाले सेंसस में जनसंख्या का जो ग्रोथ था वो निगेटिव में आया। ये जान लेना एकदम इंपॉर्टेंट है। अब मैं अगले सवाल पे चल रहा हूं। अगला सवाल आपके सामने आ गया जी। अब ये सवाल तो बताओगे ही, स्वराज पार्टी, गदर पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, विश्वा भारती, इन सभी का फाउंडर कौन है? बताइए कमेंट में, कमेंट में बताइए सब लोग। इस सवाल का जवाब दो भाई सब लोग। मेरा सही था, यस आपका सही था। इस सवाल का जवाब सब लोग दें। मजा आ रहा है क्लास में। क्लास जानते हो, आज की क्लास में मैं एक चीज दावे के साथ कह सकता हूं, सूरज सर भी क्लास लेंगे, मैं भी ले रहा हूं। अंतिम समय तक देखना क्लास, आपको लगेगा कि आज की क्लास में ना दिवाली की जो असली मजा है ना वो आपके दिल से आवाज आएगी कि यार आज मजा आ गया 6 आवर का सेशन करके, है ना। चलिए, सभी का उत्तर आना शुरू हो गया। सर सी, स्नेहा बताइए सबसे पहले सी, स्वराज पार्टी का सी का सी। ओके, फॉरवर्ड ब्लॉक। अब मैं इसके बारे में डिटेल से बताना चाहूंगा, डिटेल से समझिएगा हर एक चीज को।
सबसे पहले स्वराज पार्टी का स्थापना जो हुआ, इसका डेट जान लीजिए, 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हुआ, 1 जनवरी 1923 को, ठीक है ना। स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया? 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति का नाम CR चित्तरंजन दास, ठीक है ना, और एक व्यक्ति का नाम था मोतीलाल नेहरू जी। और आप सभी लोग जानते हैं मोतीलाल नेहरू जी के बारे में, इनके बारे में आप लोग जानते होंगे, इन्होंने नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया 1928 में, जिसमें 8 सूत्री मांग, जिसमें कि भारत का खुद का अपना संविधान हो, मौलिक अधिकार जो भी है, इन सभी की मांग किए थे नेहरू जी ने, मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के फादर हैं। गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में यह किया गया था, अमेरिका के एक शहर है सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है ना। जब आगे बढ़ेंगे तो अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना, यह किया गया था 1939 में। जय हिंद का नारा देने वाले, भारत दिल्ली चलो का नारा देने वाले, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देने वाले सुभाष चंद्र बोस जी, जिनको नेता कहा जाता है, नेता आप सभी लोग जानते होंगे। और आप लोग कमेंट में बताइए सुभाष चंद्र बोस जी को नेता किसने कहा, देखता हूं कि किसने क्लास को बढ़िया से पढ़ा है। बताइए सभी लोग कि सुभाष चंद्र बोस जी को नेता किसने कहा, भाई बताओ आप लोग कमेंट में बताइए। यहां ये नहीं लिखना बेस्ट प्लेटफॉर्म ये हो, सिलेक्शन लोगे तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म और बेस्ट बनते जाएगा, सिलेक्शन पे ध्यान रहना है। बताइए आप लोग, गांधी जी ने कहा मारेंगे ना तुम लोग को, तुम सब लोग पिटाओगे, सब लोग पिटाएगा। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी गांधी जी ने कहा, यही मैं क्लास में पढ़ाया हूं। मेरा नाक कटवा देगा भाई, रामायण में सिर्फ नखा का नाक कटा था, अब मेरा भी नाक तुम लोग कटवाओगे। मैं समझ गया तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता है। हाँ अभी देखो रविन्द्रनाथ टैगोर लिखना शुरू किया है। अरे भाई नंदनी ग्रेट, नंदनी ग्रेट, तस्मिया ग्रेट। देखो ये एक सलोनी है, बकलोली। एक मैं बताया था हिटलर के बारे में याद होना चाहिए आप लोगों को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जर्मनी, जिन्होंने नेता कहा था सुभाष चंद्र बोस जी को। कहां ध्यान रहता है आप लोगों को, कहां ध्यान रहता है आप लोग का, कहां तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर, मतलब तेरा सवाल इधर है ना। अब आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है विश्वा भारती, रविन्द्रनाथ टैगोर, और कब? 1921 ईस्वी में। तो हमने सबका एक एक करके डेट भी बता दिया और किसने किया। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को अगर कह देंगे, हम कहेंगे इनको गुरुदेव कहा जाता है, ठीक है ना। अब इनको गुरुदेव किसने कहा, अब बताइए, इसमें कोई गलती मत करना। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा, बताइए कमेंट में। जेम्स बॉन्ड कह रहा है सर मैंने पहले कहा था। अरे भाई तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है, जेम्स बॉन्ड का सिलेक्शन हो चुका है, मुझे पता है, फिर से क्लास कर रहा है ना। पिछले साल पढ़ा था, सिलेक्शन लिया है, तो तुम सिलेक्शन ले चुके हो ना, तुम्हारा नाम हम काउंट में नहीं करेंगे। हाँ बहुत बढ़िया, गुड। चलिए आप सबका उत्तर सही आ रहा है, महात्मा गांधी, गुड, बेहतरीन, लाजवाब। गांधी जी। और जीके जीएस करंट अफेयर से डरना नहीं है, मैं हूं यहां, ठीक है ना। मजा आएगा पढ़ने में और सवाल यहीं से आएगा आपके पेपर में। आपको काहे का टेंशन लेना है जब आपके पास बेहतरीन टीचर उपलब्ध हो, है ना जी। सीयूटी कॉन्सेप्ट स्टूडेंट कह रहा सर बनारस में कोई लैपटॉप का दुकान बताइए जहां आपकी पहचान का हो। ठीक है मैं बता दूंगा, मेरा इंस्टाग्राम पे या सीयूटी कॉन्सेप्ट एनसीटी कॉन्सेप्ट के इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। लेकिन मैं ऐसे भी बता देता हूं कि आप लोग आना बनारस, ठीक है ना, बनारस आना। उस मोर का नाम क्या है मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक शॉप का नाम है डिवाइन कंप्यूटर। क्या मैंने बोला? डिवाइन कंप्यूटर, ठीक है ना, डिवाइन कंप्यूटर। यहां से ही सीयूटी कॉन्सेप्ट का सब सामान आता है, जितने भी सिस्टम है। तो चले जाना, बोल देना कि रजनीश सर, मेरा नाम ले लेना एक बार, 500 ऑफर मिल जाएगा, 500 ऑफर मिल जाएगा, ठीक है ना। और पहले ऑफर मत लेना, पहले पूरा बिल बना लेना, उसके बाद बोलना मेरा नाम, तो फिर 500 कम हो जाएगा, ठीक है ना। डिवाइन कंप्यूटर,
आ गया ना। कौन कौन सा मोर है, मोर का नाम मैं भूल रहा हूं, मैं बता दूंगा, आप लोग गूगल पे सर्च कर लेना। गांधी जी ने, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ता हूं। खैर आप लोगों ने अब सही जवाब दिया है गांधी जी। तो गांधी जी मैंने बताया ही था कि अगर पॉकेट में गांधी और दिल में आंधी ना नहीं मतलब नहीं हो आपके जीवन में तो क्या मजा है। पॉकेट में गांधी होना जरूरी है और दिल में आंधी, तभी मजा आएगा, तभी युवा होने का जो है ना एक लगेगा यार सही में हम युवा हैं क्या, जेन जी वाले जो हमारा जनरेशन है। नहीं जी, चलिए ये आ गया है। देखो एटमॉस्फेयर से एक सवाल आया है, ज्योग्राफी से, और ये सवाल आप लोग को बनाना चाहिए क्योंकि एटमॉस्फेयर वाला जो टॉपिक है ना जी, यहां से सवाल आता है। सबसे पहले आएगा, पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा गैस है जी, 78%। गैस का नाम क्या है, N2। ऑक्सीजन 20.9%, क्या है जी, ऑक्सीजन, O2। तो ये सवाल एक आएगा। ये सवाल कई बार एनटीए दे चुका आपके पेपर में कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा गैस है, N2, नाइट्रोजन। ध्यान रखना, ठीक है ना, सभी लोग ध्यान रखेगा इस सवाल का। हाँ बिल्कुल आएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूं वही आएगा आपके पेपर में, ठीक है ना। अब मैं आगे चलता हूं, थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूं ट्रोपोस्फेयर के बारे में, जान लो आप लोग कि जो आप पहला स्फीयर पढ़ोगे एटमॉस्फेयर का उसका नाम है ट्रोपोस्फेयर। होता क्या है कि इसमें जितने भी वायुमंडलीय घटनाएं होती है जैसे कि बादल बनना, बारिश आना, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सभी घटनाएं इसी मंडल में होती है और इसका एक और नाम है संवहन मंडल। संवहन मंडल ये हम बता रहे हैं फर्स्ट रेल ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। कभी कभी सजाने का आ जाएगा, इसमें सभी प्रकार की सीजनल जितने भी बदलाव आते हैं, जैसे अभी अरे मेरा सर दर्द कर रहा है, लगता है मौसम बदला है ना। हम लोग आमतौर पे यही कहते हैं ना, लगता है मौसम बदला है ना जी। चलिए बहुत बढ़िया, अगला सवाल ये देखो स्ट्रेटोस्फेयर। ये देखो ये सेकेंड लेयर है एटमॉस्फेयर का। इसमें क्या होता है कि समान तापमान रहता है। थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊंगा आप लोग को बताने के लिए कि ये पृथ्वी है, ठीक है ना, ये पृथ्वी है। और अभी जो मैं पढ़ लिया, ये मान लो नीचे वाला हिस्सा पढ़ लिया, ये पढ़ लिया ट्रोपोस्फेयर के बारे में। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं हम लोग समताप मंडल के बारे में, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है ना। अब देखो जब स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये कौन सा स्फीयर है जी, मान लो हिंदी में लिख देता हूं समताप मंडल, राइट। अब समझना, आप लोग जानते ही हो कि सर यहां तो सन है, ऊपर में सन है, हाँ जी सन है, सन की प्रकाश आती है पृथ्वी पे, आती है ना जी प्रकाश। लेकिन सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें, जिसको हिंदी में कहते हैं पराबैंगनी किरण, ठीक है ना, ये आती है, ठीक है ना, पराबैंगनी किरण ये आती है ना, तो समताप मंडल जो है ना इसको रोकती है। और इसमें एक परत रहता है जिसका नाम है ओजोन। क्या नाम है, ओजोन रेयर, ओजोन परत, जो कि पराबैंगनी किरण को रोकने का काम करती है, रोकने का काम, जो कि सही काम है, क्योंकि इसके कारण अगर इसकी ये पृथ्वी तक पहुंचेगा ना तो स्किन कैंसर होने की समस्या बढ़ जाएगी। हाल के दिनों में देखा गया कि ओजोन परत में होल होना शुरू हो गया CFC के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। तो यह सवाल एग्जाम में आता है कि सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को कौन सा परत रोकती है, ओजोन परत, एकदम ध्यान रखना। और हाल के दिनों में ओजोन प्लस में होल हो गया है, किसके कारण, CFC गैस के कारण, ठीक है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। समताप मंडल में यह भी ध्यान रखना है कि समान ताप रहने के कारण वायुयान इसी मंडल में चलता है, वायुयान रॉकेट वगैरह इसी मंडल में, सब समताप मंडल में है ना। तो ये जान लेना आप। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे आयनोस्फीयर के बारे में बात करेंगे, तो आयनोस्फीयर में आप लोग नाम से ही समझ गए होंगे आयन मंडल, और ये इसमें रेडियो एक्टिविटी वगैरह स्थापित किए जाते हैं। जितने भी आप सैटेलाइट वगैरह का नाम सुने हो, सैटेलाइट। और इसके अलावा जब वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे तो ये सबसे ऊपर वाला परत है, सबसे ऊपर वाला। एक बीच में मीसोस्फीयर आता है, मीसोस्फीयर, जिसके बारे में हमने नहीं बताया। तो ये जान लेना। ऐसे जब पढ़ोगे तो आपके पेपर में सवाल आ गया तो आप बनाओगे कि नहीं बनाओगे, आप नहीं कैसे बनाओगे, नहीं बनाओगे पिटेबो करोगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो इस सवाल के बारे में बताइए। अरे भाई, इमली का नाम आते ही मुंह में पानी आ जाता है ना, इमली का नाम आया मुंह में पानी आया। चलिए इस सवाल के जवाब दो सब लोग, इस सवाल के जवाब दें। यस सर। तो आज जो है ना, अभी तो हम लोग को बहुत दूर जाना है, क्योंकि आज का सेशन 6 आवर का है, जो कि लगातार हम लोगों को करना है।
फॉर्मिक एसिड, एंट यानी चींटी, ए का 4, फॉर्मिक एक एसिड, ए का 4, बहुत बढ़िया। और आगे बढ़िए, सी का 1, टार्टेरिक इमली में, बहुत बढ़िया। साइट्रिक खट्टे फल में, लैक्टिक मिल्क में, बहुत सही। आप लोग पढ़े हो कि नहीं? अब बताइएगा जल का पीएच मान कितना होता है? आप सभी लोग पढ़े होंगे पीएच मान कितना होता है जल का और ब्लड का। ये दो चीज मैं इसीलिए पूछा हूं क्योंकि कई बार ये पेपर में सवाल आता है पीएच मान से। जैसे आप लोग जानते होंगे कि अगर 7 से कम रहता है तो एसिड, 7 से ज्यादा रहता है तो बेस, और 7 अगर रहता है तो न्यूट्रल यानी उदासीन। ये आप लोग पढ़े होंगे, सब लोग पढ़े होंगे। क्लास 10th में ये टॉपिक है, क्लास 9th में भी है ना? ये टॉपिक आप लोग ने पढ़ा होगा। तो अब बताइए जल का पीएच मान 7 और ब्लड का 7.4, ये कभी मत भूलना, ये कई बार पेपर में देखने को मिला है। चलिए, अरे तनुश्री बेहरा 40 रुपए का सुपर चैट की है। क्यों सुपर चैट किया आपने? चाय पीने पिलाने के लिए क्या? सुपर चैट नहीं करना है किसी को, ये सब यहां नहीं करना है। सुपर चैट अगर आपके मन में आता है करने की तो उस पैसे को आप किसी गरीब को दे देना। वैसे मेरे पास भी आता है तो मैं दे ही देता हूं, है ना, इनडायरेक्ट रूप से बहुत सारे काम करके। लेकिन आप लोग से भी यही निवेदन है, सुपर चैट नहीं मांगता है कॉन्सेप्ट मांगता है आपसे आपका रिजल्ट, आपका सिलेक्शन। इसके लिए मेहनत करना है। मैंने बिग अनाउंसमेंट में कहा था ना कि कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे कोचिंग देखेंगे, पूरा इमोशनल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इमोशनल पे कोचिंग, इमोशनल पे नहीं, रिजल्ट पे कोचिंग चलनी चाहिए, और ये कॉन्सेप्ट की विशेषता है ना? चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूं। जब आगे बढ़ूंगा तो अगला सवाल पे आते हैं जी। इस सवाल के जवाब दो। क्या है? विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर की सबसे लंबी बॉडी कौन सा है जी? बताइए, सभी लोग बताइए इस सवाल का जवाब, सब लोग बताइए। सबसे छोटी जो है ना वो कान के पास, जिसका नाम सिनेप्ट, ये बताइए सबसे बड़ी। और ये सब लोग जवाब दे रहे होंगे, मुझे पूरा आशा है सब लोग का उत्तर आ रहा होगा फीमर। यस, ये जो है ना लेग में होता है, पैर में, आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो ये जान लीजिए कि ह्यूमन बॉडी में टोटल 206 बोन होते हैं, यानी हड्डियां होते हैं। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो 300 के आसपास हड्डी होती है। तो ये आप लोग जान लीजिएगा, ठीक है ना? ये सबको जानना चाहिए। और आप सभी लोग जानते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि, बताइए सबसे बड़ी ग्रंथि किसे कहते हैं? तो ये आप लोग को पता होगा, रीवल है ना, सबसे बड़ी ग्रंथि रीवल या कृत, ये आप सभी लोग जानते होंगे। तो ऐसे सवाल, बायोलॉजी के सवाल आपके जनरल स्टडीज में देखने को मिलता है। जैसे कि आ जाएगा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऐसे सवाल आ जाएंगे, बताइए आप कमेंट में। स्वाति सिंह राजपूत बोथ। और मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि आज का सेशन एकदम रामबाण है भाई। यस, रतौंधी, बहुत बढ़िया, गुड, सबका जवाब आ रहा है। और जानते हो विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने किया 1911 ईस्वी में। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, आप सभी लोग जानते हो। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन बी का बेरी बीमारी होता है, और थायमिन ऐसा ही नाम है, आप सभी लोग जानते होंगे, है ना? तो ऐसे ही जब आप लोग जानते हैं कि एक विटामिन जिसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं, विटामिन ई को कहते हैं ब्यूटी विटामिन। तो ये बहुत सारे ऐसे विटामिन हैं जो वाटर में घुल जाते हैं, बहुत सारे ऐसे विटामिन हैं जो बेस में घुल जाते हैं। तो ऐसे सवाल आपके पेपर में आते हैं और बनाए जाते हैं। स्वाति बोथ, क्यों बार बार डिलीट कर रही हो आप? इस सवाल के जवाब दो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, बताइए, द लोलिंग प्लान कब लाया गया इंडिया में? इसके बारे में आप सभी लोग बताइए। इस सवाल के बारे में सभी लोग बताइएगा, सब लोग बताइएगा इस सवाल के बारे में। चलिए, रविकांत का सबसे पहले जवाब आया है सी, और मुझे लगता है रविकांत फर्स्ट है जिसने सही जवाब दे दिया है, ऑप्शन नंबर सी। अब थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूं। आप सभी लोग जानते हो कि भारत आजाद हुआ 1947 में, ये तो सबको पता है। 1950
1951-52 में भारत में पहली बार आम चुनाव हुए हैं, है ना, आम चुनाव, इलेक्शन हुआ पहली बार भारत में। पहली बार इलेक्शन कब हुआ जी? भारत में पहली बार इलेक्शन कब हुआ? तो आप सभी लोग जानिए कि 1951-52 में। और आप जानिए इस समय चुनाव आयुक्त कौन थे? मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम था सुकुमार सेन। क्या नाम था? सुकुमार सेन। और अभी वर्तमान में कौन है? करेंट टाइम में कौन है? बताइए आप लोग, कमेंट में बताओ, नहीं तो पिटाओगे तुम लोग, यहीं से मारेंगे कलम फेंक के। बताइए वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? हमेशा हाईलाइटेड में रहे हैं। और ये करंट अफेयर का सवाल है, ये प्रथम हो गया। और ये करंट टाइम यानी वर्तमान में। वर्तमान में कौन है? ज्ञानेश कुमार। अरे वाह, रविकांत, जानिया, कई लोग एकदम सही सही जवाब दे रहा है। ज्ञानेश कुमार, क्या बात है। इसके पहले राजीव कुमार थे। नहीं जी। अब देखो क्या हुआ, ये तो मैं बता रहा हूं। होता क्या है कि 1975 में इंदिरा गांधी, आप सभी लोग जानते ही होंगे, इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा देती है पूरे भारत में। पूरे भारत में इमरजेंसी लगा दिया जाता है 25 जून 1975 को। ये आप सभी लोग जानते हैं, जो कि 1977 तक भारत में इमरजेंसी रहता है। और 1978 में इस्तीफा हो जाने के कारण सरकार गिर जाती है। फिर से चुनाव होता है और चुनाव में जनता पार्टी का सरकार बनता है। और जनता पार्टी क्या करती है कि इसके पहले से जो चली आ रही है 5 ईयर प्लानिंग, इसको समाप्त करके इसके जगह पे लाती है क्या लाती है? रोलिंग प्लान, जो कि 2 साल का होता है। क्योंकि 1980 में फिर से जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है, फिर से इंदिरा गांधी देश के प्राइम मिनिस्टर बनती है। और देश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर कौन है? इंदिरा गांधी। देखो सवाल सोल्व ऐसे होता है। आपको मैं बता रहा हूं कि आप सीयूटी में हो या किसी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे चैनल को जानते होंगे। सब क्या करेगा पता है? सब क्या करता है? सब सवाल देगा, पूरा लिख के लाएगा और ऐसे पढ़ेगा, टिक मारेगा। सब ऐसे ही करता है, सब कोचिंग वाला। क्यों? उनको मेहनत नहीं करना है, उनको खाली पीपीटी पढ़ना है। और ऐसे में तो पता चलता है ना, टीचर भी जब मेहनत नहीं करेगा तो बच्चा कहां से मेहनत करेगा जी? मेहनत टीचर करेगा तभी बच्चा करेगा। जैसे मैं अगर पेन से ये सब लिख रहा हूं तो आपके फोकस, आपके माइंड, सब कुछ एक साथ काम करती है। समझ रहे हो ना? अभी तो पहला क्लास है, तो ऐसे में मजा आता है। और मैं पहले ही बोला ना, 360 डिग्री हर एक सवाल को घुमाऊंगा, पूरा विश्लेषण करके बताऊंगा आपको। यहां हर एक चीज, हर एक सवाल का पोस्टमार्टम होता है। कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट इज किंग। जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो, कोर्स ज्वाइन करो। कोर्स में तो पढ़ते ही हो। अब देखो, जो कोर्स में पढ़ा है वो थ्योरी टाइप का पढ़ा है। अब यहाँ पे जब आप आ रहे होंगे तो देख रहे होंगे कई ऐसे सवाल आपको क्लासेस में पढ़ाए गए जो यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आ गया है। जिसे देखो, इसके बारे में मैं बताते रहता हूं। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ? अब इसमें थोड़ा सा मैं ले लेता हूं कि 1885 में INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ, ठीक है ना। और 1906 ईस्वी में किसका स्थापना हुआ? मुस्लिम लीग का। तो भारत में पहला पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी, फिर मुस्लिम लीग। और ये मुसलमानों की एकता के लिए एक पार्टी थी। और इसमें ओवरऑल इंडिया के बारे में उद्देश्य, पर्पस सेम था, भारत को आजाद करवाना अंग्रेजी सरकार से, है ना। तो सबका जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। अरे वाह सोनाली, क्या बात है। रत्ना, सुमित्रा, सुश्री, क्या बात है। प्रथम, सब लोग बता रहे हैं ढाका बांग्लादेश में। अरे वाह, ढाका बांग्लादेश का कैपिटल का नाम क्या है? ढाका। और जान लीजिए, व्यक्ति का नाम आगा खान। व्यक्ति का नाम क्या था? आगा खान। और एक और व्यक्ति का नाम था सलीम उल्लाह खान। क्या नाम था? सलीम उल्लाह खान। इन दोनों के द्वारा जो है मुस्लिम लीग पार्टी का स्थापना किया गया ढाका में, और 1906 ईस्वी में। और आप लोग एकदम सही बता रहे हो, एकदम सही, लाजवाब। आपके सवाल एकदम लाजवाब हैं जी। चलिए, और एक चीज मैं बार बार एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि करंट अफेयर वाली जो क्लास शुरू होगी ना, उसमें सब लोग को आना है। आज मैं देख रहा हूं कुछ लोग सोए हुए हैं। अगला सवाल,
इस सवाल के जवाब कौन देंगे सबसे पहले? हु वाज द सेलेक्टेड एज अ फर्स्ट सत्याग्रही इन इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट बाय गांधी जी? गांधी जी के द्वारा जो पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया था गांधी जी के द्वारा, वो कहां पे किया गया था ये तो बताना ही है। अब पहले इनकी सत्याग्रही कौन थे बताइए कमेंट में, कमेंट में बताइए, सब लोग बताइए जी, कमेंट में सब लोग बताइए। सबका उत्तर आ रहा है डी। अरे आप लोग पढ़ लिए हो क्या विनोबा भावे? ओ ग्रेट। आप लोग को मैंने क्लासेस में बताया है विनोबा भावे के बारे में, और मैंने ये भी बताया था कि एशिया के जो नोबेल प्राइज है रेमन मैग्सेसे प्राइज, वो पाने वाले पहले व्यक्ति हैं विनोबा भावे। कब मिला है? 1957 में। मैंने बताया ना जी 1957 में। 1957 में थोड़ा बढ़िया से लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग कहोगे सर क्या लिखे हो उर्दू में, इसीलिए मैं फिर से लिख देता हूं। अरे पेन 1957 में इनको मिला है रेमन मैग्सेसे प्राइज, रेमन मैग्सेसे प्राइज, जो कि एशिया के नोबेल प्राइज कहा जाता है। विनोबा भावे इन्होंने एक मूवमेंट की शुरुआत किया, उस मूवमेंट का नाम था भूदान आंदोलन। कई बार पेपर में सवाल आया है, भूदान मतलब भूमि दान करने वाला आंदोलन, और इसमें जो सबसे पहला व्यक्ति जो भूमि दान किया था उस व्यक्ति का नाम था रामचंद्र। क्या नाम था? रामचंद्र। पहले कौन थे? विनोबा भावे। सेकेंड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? पवनार। पवनार जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में है ना, पवनार एक साइट का नाम है। तो ये जान लीजिए, एकदम इंपॉर्टेंट है जी, एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट। आपके अगर आपके पेपर में यह सवाल आ जाए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से शुरू हुआ, पवनार से, महाराष्ट्र पवनार से, तो ऐसे भी आप लोगों को बताना है ना। ऐसा नहीं कि जो पढ़ रहे हैं सिर्फ वही आएगा, जो हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं ना वहां से भी सवाल आपके पेपर में आ सकता है। और आप सभी लोगों से यही निवेदन है, सभी लोगों से यह निवेदन है कि सभी लोग हर एक चीज पे ध्यान दें। जैसे सरोजिनी नायडू, भारत की कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, इसके अलावा भारत के पहले महिला राज्यपाल। आप लोग जानिएगा, जब मैं पढ़ाऊंगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, तो पहली इंडियन प्रेसिडेंट सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जी के बारे में आप लोग पढ़ोगे ही आगे, मैं बताऊंगा। एक व्यक्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमेशा आप लोग को पढ़ाता हूं खेरा सत्याग्रह। इनको सरदार की उपाधि, इनको आयरन मैन कहा जाता है ना। अब बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, इनके बारे में बताइए कि इनको सरदार की उपाधि, इनके टाइटल में जो सरदार नाम है वो किसने दिया? बताइए कमेंट में, बताइए। हाँ, भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को, बिल्कुल सही। बहुत सही। बारदोली की महिलाएं और गांधी जी, अरे वाह, गुड, ग्रेट। अब मजा आया, अब मजा आया। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आप लोग लगातार पढ़ते होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सबसे पहले जानिए इसमें से कौन सा स्थान जो है भारत में स्थित है, इंडिया में कौन सा स्थान है? सबसे पहले जान लीजिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो आकार है, संरचना है, वो त्रिभुजाकार है। क्या जी? त्रिभुजाकार। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। लगभग कितना? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में, ये जान लीजिए। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे जान लीजिए, इसमें मातृशक्ति प्रधान था। मातृशक्ति जो है, मातृशक्ति, और ये एक नगरीय सभ्यता था, ये एक नगरीय सभ्यता था। ये इंडिया से पाकिस्तान में फैला हुआ था, इंडिया पाकिस्तान में। पहली जो सिटी की खोज हुई 1921 ईस्वी में, जिसका नाम है हड़प्पा, इसीलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। व्यक्ति का नाम था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में किया। मोहनजोदड़ो इसकी खोज 1922 में किया। राखल दास बनर्जी, ठीक है ना। अब ये दोनों साइड पाकिस्तान में हैं। और ये लोथल जो है ना, लोथल जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पोर्ट था, बंदरगाह, ठीक है ना, पोर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है ना, पोर्ट ऑफ। और ये भारत के गुजरात में स्थित था,
गुजरात में, और ये जो है भोगवा नदी के तट पे, भोगवा नदी के तट पे, और ये दोनों सिंधु नदी के तट पे, सिंधु नदी के तट पे। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, और यहाँ पकी हुई ईंटें को टेराकोटा कहा जाता था। तो ये भी एकदम इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ रहा है, ये सब नाम है। अगला सवाल आ गया है कि इस सवाल के जवाब बताइए सब लोग। देखता हूं कौन सबसे पहले जवाब देगा कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। बताइए, एक्स ऑफिसियो, हु इज द एक्स ऑफिसियो स्पीकर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में जब आप पढ़ोगे पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंट यानी संसद के बारे में, तो पाओगे अपर हाउस। अपर हाउस किसे कहा जाता है? अपर हाउस कहा जाता है राज्यसभा को। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हो सकते हैं? 250 मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट। और मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा कितने किए जाते हैं? 12 मेंबर को मनोनीत ये जान लीजिए, जो कि हम ये राष्ट्रपति के द्वारा बाय प्रेसिडेंट, ठीक है ना। लेकिन हम ये जो बात कर रहे हैं कि राज्यसभा का पदेन स्पीकर कौन होता है, बताइए। और अभी में कौन है? अभी में बताइए, आप फंसोगे आप लोग। अभी में कौन है जी, बताइए सभी लोग, अभी में कौन है? अभी भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? रोहन कशिश। समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आया? मैं बता रहा हूं कि ये देखो, एक राज्यसभा है, एक लोकसभा। जैसे एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी होता है ना जी। आपका संसद कौन है? आपके एरिया का, वो आप जानते हो, जो लोकसभा के हिस्सा होते हैं। और एक जब भारत के पार्लियामेंट पढ़ोगे तो उसमें 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा, एक राष्ट्रपति, 3 अंग होते हैं। उसमें राज्यसभा के यहाँ आया है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? मतलब एक भारत में ऐसा पद है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनता है ना, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जैसे ही बनता है, वैसे ऑटोमेटिक राज्यसभा अपर हाउस का एक्स ऑफिसियो स्पीकर के रूप में बन जाएंगे। तो इसका सही उत्तर है भारत के उपराष्ट्रपति। और अभी भारत के जो उपराष्ट्रपति है सीपी राधाकृष्णा। बहुत बढ़िया, सबका जवाब एकदम सही आ रहा है, एकदम सही आ रहा है जी सबका जवाब। सब लोग एकदम सही जवाब दे रहे हो, और सब लोग अपने आप से प्रॉमिस करें कि आज का सेशन पूरा देखना है। अभी देखिए आपके सामने में जो आया है, एक हमने चार्ट लेके आया है। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, सभी लोगों को एकदम बढ़िया से दिख रहा होगा। 2024 में इन 5 व्यक्ति को, 5 पर्सन को एक अवार्ड मिला। उस अवार्ड का नाम है भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है, भारत रत्न। आप सभी लोग बताइए, भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? बताइए कमेंट में, भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? किनको मिला? आप सभी लोग जानते हो भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ, और उस समय के भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था, है ना। तो 2024 में इन 5 व्यक्तियों को मिला है। ये इसीलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि मे भी इससे सवाल आ जाए, है ना। जैसे जान लीजिए, एक व्यक्ति का नाम है, क्या नाम है आप लोग? MS स्वामीनाथन। ये भारत में जो हरित क्रांति हुआ है 1966-67 में, उसके फादर कहे जाते हैं। भारत में जो हरित क्रांति हुए हैं उसके फादर क्या नाम है? MS स्वामीनाथन। एकदम इंपोर्टेंट। चौधरी चरण सिंह, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री है। इनको किसान नेता के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म दिवस 24 दिसंबर को फार्मर डे के रूप में मनाया जाता है। और मैं बता देता हूं कि अभी जो मैं पढ़ाया था, जनता पार्टी की सरकार बनी है, जनता पार्टी में भारत के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ही बने थे। कर्पूरी ठाकुर जी, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं।
ये जान लीजिए, लाल कृष्ण आडवाणी जी, ये फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, पूर्व उप प्रधानमंत्री। आप सभी लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम सुने होंगे, उन्हीं के टाइम पीरियड में थे। पीवी नरसिम्हा राव भारत के पूर्व प्रधानमंत्री है। और 1990 के इरा में जब पूरे विश्व पटल वैश्वीकरण की समस्या से जूझ रहा था, उसी समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, जिन्हें भारत में इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है, अर्थशास्त्र का पिता पीवी नरसिम्हा राव को। तो इन 5 व्यक्ति को 2024 में भारत रत्न अवार्ड मिला है। माइंड में सेट कर लो, अगर सवाल आएगा बना देना। 2019 में 3 व्यक्ति को मिला है, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख। और 2024 में 5 व्यक्ति को मिला है। तो ये सब आपको याद करना होगा। हाँ, ये टैगोर बता दिए हो क्या तुम लोग? अरे रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल प्राइज पाने वाले पहले एशियन है, पहले इंडियन है। आप लोग रविन्द्रनाथ टैगोर, यही कंफ्यूजन आपके पेपर में होगा। इसीलिए कहता हूं ना, आप अगर मेरा क्लास लगातार करोगे, लगातार कंटिन्यू, तो आपको मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है। हेलो सर, आगे पढ़ाइए। हाँ, आगे मैं पढ़ाऊंगा। सीयूटी कॉन्सेप्ट हमारा मेन चैनल है, और सब लोग वीडियो को लाइक करो जी। आप लोग देखिए, ये पूरा लिस्ट है। और एक चीज और मैं बता देता हूं कि ये जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा सीयूटी कॉन्सेप्ट, एनसीटी कॉन्सेप्ट के टेलीग्राम पे ये पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा देने का प्रयास करेंगे, है ना। अब देखो, एक अगला लिस्ट आया है। ये लिस्ट है नोबेल प्राइज का। तो आप सभी लोग बताइए कि नोबेल प्राइज की शुरुआत कब से हुई? 1901 ईस्वी से, आप सभी लोग जानते हो। और पहले व्यक्ति, एशिया के पहले व्यक्ति, भारत के पहले व्यक्ति जिनको नोबेल प्राइज मिला है, रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो ये इतना इंपॉर्टेंट स्लाइड है ना, इतना इंपॉर्टेंट कि आपके पेपर में सीधे सवाल आ जाएगा कि आप बताइए किनको पहले मिला, किनको बाद में मिला। एक ऑर्डर में सजाइए, पहला, सेकंड, किनको किस ईयर मिला, थर्ड, किनको किस कैटेगरी में मिला। और एक तो इंडिविजुअल हो गया कि साइंस में सबसे पहले मिला है सीवी रमन को 1930 में। और आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग मनाते हैं नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्यों मनाते हैं? क्योंकि डॉक्टर सीवी रमन ने 28 फरवरी को रमन इफेक्ट का खोज किया था। रमन इफेक्ट, जो कि आप लोग जान लीजिए, रमन इफेक्ट का खोज किया था। इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को हम लोग मनाते हैं क्या, नेशनल साइंस डे। देखिए, मेडिसिन में हर गोविंद खुराना जी को मिला है, शांति में मदर टेरेसा, और ये पहली महिला है, फर्स्ट इंडियन वोमेन। क्या नाम है? मदर टेरेसा। तो ये भी आप लोग जान लीजिएगा, जो कि बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी देख लीजिए, अमित सेन को इकोनॉमी के फील्ड में मिला है। कई बार ये सवाल भी आया है। 2019 में अभिजीत बनर्जी को मिला है। तो ये सब सवाल आता है, तो इसको आपको माइंड में बैठा लेना है। आप लोग जानते हो अल्फ्रेड नोबेल, आप लोग ये भी जानते हो कि अभी 10 अक्टूबर को घोषणा हुई है नोबेल प्राइज 2025 का। तो याद कर लेना नोबेल प्राइज 2025 का। करंट अफेयर के सेशन में मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोगों को याद करके रखना है। कार्य क्या रात में होगा, संडे वार्ता है ना, संडे वो सेशन होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये एक लिस्ट है आपके सामने में। ये लिस्ट क्या है पता है? आप लोग जानते ही हो कि 2024 में ओलंपिक हुए हैं। 2024 में पेरिस, जो कि सीन नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, और ये कैपिटल ऑफ फ्रांस का राजधानी है पेरिस। यहाँ एफिल
टावल स्थित है। तो ये हो गया। तो ये जान लेना बहुत जरूरी है कि 2024 में जितने भी खिलाड़ी जीते हैं, कौन सा पदक मिला है और किस कैटेगरी में जीते हैं, ये जान लेना जरूरी है, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। अगर मैं कोई भी चीज लेके आ रहा हूं आपके सामने, समझ जाना एकदम रामबाण है, एकदम रामबाण है, पेपर में आने वाला है एकदम। हेनरी ड्यूनेट को मिला है 1901 ईस्वी में पीस का नोबेल प्राइज। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ो। डायनामाइट का खोज किया था, बहुत बढ़िया। और इनकी डेथ हुई थी 1896 में, है ना जी। तो ये जान लीजिए, जैसे कि नीरज चोपड़ा, नाम तो सुना ही होगा, इनको सिल्वर पदक मिला था जेवेलिन थ्रो, भाला फेंक। अमन शेरावत ये कुश्ती में जीते थे। स्वप्निल ये जो है शूटिंग में। मनु भाकर शूटिंग में, मनु भाकर ये शूटिंग में। तो जिससे मनु भाकर का नाम याद करना, मनु भाकर किस खेल से संबंधित है, ऐसे सवाल आते हैं। मनु भाकर निशानेबाज। दीपिका कुमारी तिरंदाजी, ये भी आप लोग जान लेना, है ना। चलिए, तो आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और सब लोग बताइए जी, बताइए, मजा आ रहा है आज के क्लास में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए, ये जो सवाल है, यही सवाल PYQ का है, यानी आपके पेपर में आया हुआ सवाल है। अब इस सवाल को आप लोग बनाइए। देखता हूं कि इस सवाल को कौन बनाते हैं एकदम सही सही। जो इस सवाल को एकदम सही सही बना दिया, समझ जाओ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब बताओ, इसमें 4 खिलाड़ी का नाम है और ये सवाल आया हुआ है PYQ में। ये है खेल का नाम, आपको मिलान करना है कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। इधर हिंदी है, इधर इंग्लिश है। बताइए आप, दोनों मीडियम वाले बच्चे। हाँ, मेजर ध्यानचंद मिला है 2024 में मनु भाकर को, प्रवीण कुमार को, हरमनप्रीत को। एक और खिलाड़ी है जिनका नाम है, आप लोग जानते होंगे, गुकेश, जो कि चेस के खिलाड़ी। इन चारों को मिला है 2024 में खेल रत्न, है ना, खेल रत्न अवार्ड। मजा आ रहा है, ठीक है, वो तो मैं बात करूंगा है। सब लोग बताइए, इसका बताइए ऑप्शन, इसका बताइए ABC में D में कौन होगा। A का D नहीं, इसका पूरा मिलान करके बताइए। एक एक करके नहीं बताना है, पूरा मिलान करके बताना है आपको। टू इज करेक्ट। अब आगे देख लेता हूं, जैसे कि PV सिंधु बैडमिंटन, बी का 3, ठीक है ना, B का 3। अब ये दोनों तो मामला पहले ही कट गया, है ना। अब आ गया गीता फोगाट कुश्ती, यानी D का 2। तो D का 2, ये तो मामला पहले ही कटा हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। अब आगे और भी मिला सकते हो, लेकिन पेपर में आपको ऐसे ही मिलाना है। क्यों? क्योंकि ऐसे में टाइम कम लगेगा, ऐसे में टाइम कम लगेगा, इसका ध्यान देना, ऐसे में टाइम कम लगेगा जी, है ना। ये कह रहा है कि रोहित गिल आज मैच था क्या? आज मैच था, ऐसा लग रहा है कि आज मैच था। और लग रहा है कि तुम लोग का दिल टूटा है, ऐसा। 3 विकेट आउट हो गए, विराट कोहली 0 पे आउट हुआ। ओ माय गॉड, ये तो बहुत दुखी की बात है, बहुत दुखी की बात है। कोई बात नहीं CUT कॉन्सेप्ट स्टूडेंट, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आपको पेपर में कैसे सवाल सोल्व करना है, इसी प्रकार जैसे हमने बताया। जैसे मैं तो ये भी जानता हूं कि ये हॉकी के खिलाड़ी है, ये निशानेबाज के खिलाड़ी हैं। इनके बारे में हम 2010 में ही नाम सुने थे। 2010 में जब भारत के न्यू दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, उसी समय से इनको हम जानते हैं।
है ना। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। आगे एक किताब का नाम आया है और ये भी सवाल है PYQ का। ये सवाल है द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज। ये जो किताब का नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इस किताब के लेखक कौन है? बताइए इस किताब के लेखक कौन है जी? बताइए आप सभी लोग, सबको बताना चाहिए। सब लोग बता रहे हैं, गांधी जी, अंशु प्रिया, सोनाली, नंदनी, रविकांत, ईसा, निशा, सानिया, प्रियांशु, गांधी बाबा, है ना। सबका जवाब आ रहा है एकदम सही। ऑप्शन नंबर 1 गांधी जी। गांधी जी को राष्ट्रपिता यानी फादर ऑफ नेशन किसे कहा? राष्ट्रपिता किसने कहा? राष्ट्रपिता गांधी जी को किसने कहा? बताइए कमेंट में। राष्ट्रपिता गांधी जी को किसने कहा फादर ऑफ नेशन? बताइए कमेंट में, आप लोग कमेंट में बताइए फादर ऑफ नेशन। सब लोग बताना शुरू कर दिया है। वाह, गांधी जी। सुभाष चंद्र बोस, कई लोग रविन्द्रनाथ टैगोर लिख रहा है। तुम लोग ना सही बता रहा हूं, तुम लोग हमारा दिल तोड़ दिया है। एक नाम था महात्मा, जो दिया है रविन्द्रनाथ टैगोर। एक नाम है फादर ऑफ नेशन, जो दिया है MK गांधी, महात्मा गांधी जी, महात्मा सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी को कहा ही जाता है। अब आप बताओ, अगर आप कंफ्यूज कर रहे हो तो क्या कैसे हम आप पे बिलीव कर सकते हैं कि आप पेपर में गलती ना करोगे? आप पेपर में भी गलती करोगे, पक्का करोगे। क्यों? रिवीजन नहीं है आपका, आपने ध्यान से बार बार नहीं पढ़ा है। मैं बोला ना, जीके जीएस का सिलेबस अनंत है, बहुत बड़ा है जी। जीके जीएस का सिलेबस एकदम अनंत, तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है ना, एकदम ध्यान रखना है। अगला सवाल, नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द अर्थ। अगर इस सवाल के जवाब कोई गलत दिया ना, क्लास बंद कर दूंगा। तुम लोग जो है ना जी, इस सवाल के जवाब कोई गलत नहीं देगा। हितांशी का सबसे पहले जवाब आया है वेनस, सबका। बहुत बढ़िया, गुड। डर के आगे जीत है और आप सभी लोगों ने सही जवाब दिया है, वेनस, शुक्र। क्यों? क्योंकि यहां कह रहा है पृथ्वी। अगर यही सवाल रहता सन, नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन, तो इसका सही उत्तर होता मरकरी, है ना, बुध। तो ये भी जान लीजिए, और आपने एकदम सही जवाब दिया। जैसे कि आप जानते हो ना, जुपिटर को हम लोग येलो प्लैनेट कहते हैं, और ये बिगेस्ट, सबसे बड़ा प्लैनेट। सैटर्न के पास रिंग है और डेंसिटी सबसे कम, लेस डेंसिटी यानी घनत्व, ये भी जान लीजिए आप। मरकरी मात्र 88 दिन में सन का पूरा चक्कर लगा देता है। तो सबसे कम टाइम में सन के चारों ओर चक्कर लगाने वाला जो ग्रह है उसका नाम है मरकरी, 88 दिन। ये सब सवाल पेपर में आता है। और इन दोनों के पास एक भी बेटा नहीं है, 0 सैटेलाइट। मून की संख्या 0। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है ना, सबको ध्यान रखना है। हिंदी में बोलो, हिंदी में ही तो बोल रहा हूं, है ना जी। घनत्व, डेंसिटी मतलब, हाँ, जुपिटर जो है सबसे बड़ा सैटेलाइट रखता है, जिसका नाम है गैनीमेड। आप जानते हो गैनीमेड सैटेलाइट पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट, बिगेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम, है ना। चलिए, अरे तो मैं इंग्लिश में कहाँ बोलता हूँ। 1 घंटे सेशन हो गया और आप 1 घंटे सेशन करके कैसा लगा? अभी तो बहुत बाकी है जी, 5 घंटे बाकी है। अब आप लोग बताओ कैसा लगा आज का सेशन करके, कैसा लगा? अभी तो 1 घंटा हुआ,
1 घंटा का रिव्यू दो आप लोग। मजा आया? यस या नो? मस्त, मजा आ गया। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, है ना? यही होना चाहिए। और मुझे देखो, बाद में जानते हो जब रिजल्ट आता है ना, तो मैं हमेशा देखता हूँ बहुत सारे का सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों, ये तो मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं देखता हूँ बहुत सारे का सिलेक्शन नहीं होता जब रिजल्ट आता है। तो आज क्लास है तो सब पटाखा फोड़ रहा होगा। ये नहीं कि क्लास करें जब टीचर। मेरा एक सवाल है, क्या सवाल है स्नेहा, बताओ क्या सवाल है जी आपका? बताइए क्या सवाल है आपका, बताइए। ब्रेक, अभी ब्रेक मिलेगा ना जी, 4 घंटे के बाद ब्रेक मिलेगा। मेरा भी है सर जी। बोलो क्या क्या सवाल है किसका? बोलो आप लोग। नहीं, ज्यादा डीपली नहीं आता है, जितना मैं पढ़ाता हूं बस उतना ही आता है, उससे ज्यादा डीपली नहीं आता है। चलिए और बताइए आप। रसगुल्ले की तरह क्लास है, बहुत बढ़िया, गुड। और बताइए आप लोग, किसका जो जो सवाल है कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा, क्लास 12th और CUT आपका यूनिवर्सिटी इंट्रेंस कैसे मैनेज हो, ठीक है, इस पे हम लाएंगे क्लास। ओके, कितने सवाल आते हैं ये तो मैं सिलेबस वाले वीडियो में बताया ही हूं आप लोगों को। सवाल तो ज़्यादा नहीं, मतलब जितना जनरल स्टडीज का रहता है उसका 50% करेंट अफेयर का रहता है। अरे तो भोजन भोजन करो और इधर देखो। भोजन करते टाइम भाई क्या ब्रेक चाहिए? हाँ, भोजन ले लो, भोजन खाते रहो, क्लास भी देखते रहो। ऑल टाइम तो भोजन खाते हो, रील्स देखते हो, उस टाइम ब्रेक नहीं आता है माइंड में। पढ़ाई के टाइम ब्रेक आता है माइंड में। ब्रेक सब क्या यार, क्या भाई, क्या भाई आप लोग एकदम नहीं, ये सच्चाई है। खाना खाओगे, रील्स देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लास नहीं देख सकते हो। यहाँ ब्रेक चाहिए तुम लोगों को। ये करवा सच्चाई है कि नहीं? बताओ आप लोग, मैं गलत बोला हूं क्या? सब लोग एकदम खुश हो रहा है। यस सर, यू आर राइट। हम जानते हैं ना तुम लोग जो है चलिए, सबका जो है गलती सबका पकड़ा गया है, सही बात है सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पे। सवाल आगे, एक सिटी का नाम है जमशेदपुर। अब टाटा का नाम सुने होंगे जी ना, रतन टाटा जी का। जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये भी PYQ का सवाल है, PYQ का सवाल। तो यानी कि यहां से पता चल रहा है कि नदियों के किनारे कौन कौन सिटी अवस्थित है, इसके बारे में पढ़ना है ना, हम सभी लोगों को पढ़ना है। चलिए इस सवाल के जवाब दो। नंदनी कह रही आज क्लास की वजह से तारक मेहता नहीं देख पाई। अच्छा, बबीता वाली, उसमें मिस बबीता रहती है ना एक, शायद मैं नहीं देखा हूं लेकिन थोड़ा बहुत। उत्तर C आ रहा है, किसी का B आ रहा है। देखिए, एक नदी है स्वर्ण रेखा नदी, जो कि आपने सही बताया। गोदावरी नदी के किनारे एक सिटी बस्ती है जिसका नाम है नासिक। नासिक जानते होंगे। गोदावरी नदी जो है ना, ये इसके बारे में एक सवाल जान लो। बिगेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, यानी साउथ इंडिया का सबसे बड़ा नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, ये जान लेना है ना।
सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, पटना में गंगा नदी से मिल जाती है। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ सिटी है, जो कि आप सभी लोग जान लीजिए, जमशेदपुर। और ये दामोदर नदी जो है ना, दामोदर नदी के बारे में जान लीजिए कि बंगाल एक स्टेट है, बंगाल का शोक कहा जाता है, बंगाल का शोक दामोदर नदी को। तो इसके बारे में ध्यान रखना। अगला सवाल आपके सामने आ गया है जी, ये भी PYQ है। अब बताइए इसके बारे में, इंडियन हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फाउंडर कौन है? बताइए आप सभी लोग, इस सवाल का जवाब दो सब लोग, बताइए। स्नेहा, रविकांत, सुमित्रा, प्रथम, बताइए सब लोग। देखिए मैं आप लोग से बता रहा हूं, जितने भी लोग रोज लाइव आते हो ना, सबका सिलेक्शन होगा, मेरे ओर से पूरा आशीर्वाद है। श्रुति मैम बायोलॉजी, हैप्पी दिवाली बच्चों। देखिए श्रुति मैम बायोलॉजी वाली आप लोग को दिवाली विश कर रही है ना, तो मैम को थैंक यू बोलो आप लोग जी। सबका उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है सबका, ए ओ होम। बहुत बढ़िया, लाजवाब। अब देखो यहां मैंने क्या बताया, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 1885 में, राइट। अब यह जानना जरूरी है, मैंने बताया था कि प्रत्येक ईयर कॉन्फ्रेंस होता है, तो जो पहली बार फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो हुआ है वो हुआ है मुंबई में, और ये कब हुआ है? ये हुआ 1885 में। अब सेकेंड, चूंकि अब सेकेंड भी आने लगा है, सेकेंड अधिवेशन जो हुआ है ये हुआ है कोलकाता में, कोलकाता में 1886 में, ठीक है ना। अब यहां पे जानना है, यहां पे क्या जानना है कि फाउंडर कौन थे? ए ओ हुम फाउंडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का। लेकिन पहले अधिवेशन का प्रेसिडेंट का क्या नाम था? बोमेश, क्या नाम था? बोमेश चंद्र बनर्जी। तो ये भी ध्यान रखना, बोमेश चंद्र बनर्जी, याद रखना जी। अब इसी समय जो भारत का वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन इस समय जो है भारत का वायसराय था, गवर्नर जनरल, गवर्नर ऑफ इंडिया, है ना, यानी कि भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। तो ये थोड़ा सा मैं बताया, बोमेश चंद्र बनर्जी, सेकेंड का दादा भाई नौरोजी। अब भारत में पहली बार पर कैपिटा इनकम इन्होंने ही अपनी बुक द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी इन इंडिया में इन्होंने बताया था कि 20 रुपया था, है ना, 20 रुपीज। तो ये एकदम इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब क्या है? ए ओ हुम। सही जवाब क्या है? ए ओ हुम। चलिए, और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। बहुत बढ़िया, गुड, बिल्कुल। तो ये जो सवाल है ये PYQ का सवाल है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अगला सवाल, ये भी सवाल है PYQ का, और ये सवाल थोड़ा सा देखो क्या होता है। आप लोग नाम सुने होंगे स्टेट काउंसिल का, और एक है आप विधानसभा का नाम सुने होंगे, विधानसभा, और एक राज परिषद, राज परिषद और एक विधानसभा। दो नाम आपने सुना होगा, दो नाम, क्या क्या? राज परिषद और विधानसभा, ठीक है ना। तो भारत में टोटल 6 राज्य ऐसे है जहां पे स्टेट ऑफ काउंसिल भी है और विधानसभा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव, हाँ, दोनों है। तो ये टोटल कितने राज्य हैं? 6। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में है। इसके अनुसार बंगाल में नहीं है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है और तेलंगाना में है, तेलंगाना में है। ये 3 स्टेट और ऐड कर लो। ये 6 ऐसे स्टेट है जहां पे स्टेट ऑफ काउंसिल और विधानसभा दोनों है, दोनों है। अब आगे बढ़ेंगे। सर पेड टेस्ट सीरीज
अरे टेस्ट सीरीज अभी कैसा, इतना जल्दी टेस्ट सीरीज आता है? हाँ बताइए आप लोग। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नॉट ए ड्वार्फ प्लैनेट, यानी कि इसमें से कौन बौना ग्रह नहीं है? कौन बौना ग्रह नहीं है जी, ये बताना है, कौन बौना ग्रह नहीं है। थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है और ये सवाल भी पीवाईक्यू में आया हुआ है, ये सवाल भी पीवाईक्यू में आया हुआ, थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है। बताइए सभी लोग, सभी लोग बताइए। प्लूटो तो है ही जी, यहां आया है कौन नहीं है। क्या जी आप लोग सवाल को सही से पढ़ते नहीं हो और इसका जवाब दे रहे हो? अभी तक किसी ने सही जवाब नहीं दिया है। बहुत बढ़िया, कशिश, वेल डन। कशिश जो है सबसे पहले जवाब दी है। सबसे पहले जवाब आया यूरेनस, ये तो एक प्लैनेट है ना जी, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। अब थोड़ा सा टेक्निकल सवाल आ गया, दिमाग लगाने वाला, तो आप लोग जवाबे नहीं दे रहे हो। ऐसे हमको ना बहुत गुस्सा आता है, हमको बहुत गुस्सा आता है। हाँ 8 गरे हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा डी। अगला सवाल, अब देखो रोम, इटली, इटली जो एक सिटी है, ये आप जानते ही हो। इटली एक देश है जिसका पीएम कौन है भाई? मेलोनी, पहली इटली की पहली महिला पीएम, और हमारे प्रधानमंत्री की करस में भी लगता तो ऐसा ही है सोशल मीडिया के माध्यम से, है ना, कि अपने प्रधानमंत्री और मेलोनी, और इन्होंने अपना एक बार मेलोडी कर दिया था, मेलोडी, मेलोनी को मेलोडी कर दिया था एक बार अपने ट्विटर में, ट्वीट करते। जब से हम लोग को लगने लगा कि सही में प्रधानमंत्री की करस है क्या। चलिए, तो ये देखो इटली का कैपिटल है रोम, है ना। और ये जानिए जैसे कि यूरोप महाद्वीप है ना, तो यूरोप महाद्वीप का, यूरोप कॉन्टिनेंट का, यूरोप महाद्वीप का भारत इटली को कहा जाता है, यूरोप का भारत इटली को। तो ये जो है ना टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। और ये सवाल भी आपका पीआईक्यू का आया हुआ, पीआईक्यू का ये सवाल है, पीआईक्यू का ये सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मोदी दी फेवरेट फ्रेंड है, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कौन सा अवार्ड दिया जाता है? बताइए कमेंट में, कमेंट में बताइए। इस सवाल का जवाब सभी लोग दीजिए कमेंट में, और सभी लोग एक बार आग लगा दीजिए कमेंट में भाई, सभी लोग आग लगा दो कमेंट में एक बार। इतना गजब सेशन चल रहा है, कितना मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है आज के सेशन में। मैं तो बहुत खुश हूं और आप लोग का नहीं पता। आज का सेशन लेके मुझे लग रहा है कि दिवाली में अब मुझे सुकून का नींद आएगा। अब लगेगा कि हाँ हमारे बच्चों ने दिवाली खेला है। ऑल, क्या बात है, सबका उत्तर आ रहा है ऑल, लाजवाब। कशिश, अंशुप्रिया, निहारिका, आप सभी लोग, मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग पे कि आप लोग एकदम पूरा जो है 6 आवर सेशन करोगे, एकदम ठान लिए हो। हाँ चलिए, फायर, लगा दो पानी में आग, जवानी उसे कहते हैं जो कड़ी मेहनत के बलबूते सिलेक्शन लेगा, सिलेक्शन लेने के दौरान जो अपनी मेहनत की कहानी लिखेगा, उसे हम लोग जो है सबसे आगे रखते हैं। अब आगे बढ़ता हूं। भारत रत्न, शौर्य सम्मान, परमवीर, ये तीनों भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाने वाला ये पुरस्कार है। और परमवीर चक्र पाने वाला जो पहला व्यक्ति है
मेजर सोमनाथ शर्मा। तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, हु इज द फादर ऑफ द लॉ ऑफ, मतलब कि अनुवांशिकता का पिता, ये नियम आया, इसके फादर किसे कहा जाता है? और ये जो है सबसे पहले पी, यानी कि मटर के पौधा पे इन्होंने सबसे पहला प्रयोग किया था, पौधा पे। तो इनके बारे में बताइए, आप लोग पढ़े होंगे, मुझे पूरा आशा है। यहाँ पे दो कशिश है, कशिश सोनी और दूसरा कशिश कौन है जी, बताइए। आज कई लोग लाइव नहीं आए ना, कल बताएंगे सबको क्लास में। वैष्णवी, अंचल, मेंडल, सबका उत्तर आ रहा है मेंडल, जो कि एकदम सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, औद्योगिक क्रांति कहां पे आरंभ हुआ, बताइए आप। औद्योगिक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहां से शुरुआत हुआ, बताइए इसका जवाब। 10th में, हाँ 10th में हम लोग पढ़े हैं, है ना। एक कशिश मेहरा है, राइट, दो गो कशिश है, नहीं मेहरा और सोनी, गुड, लाजवाब। आई एम आस्था, ओके आस्था, ग्रेट, अब मैं आपको पहचाना हूं। आपके आईडी का नाम संतोष है, नहीं, ठीक है। सबका उत्तर आ रहा है ए, इंग्लैंड। इंग्लैंड आया है, बहुत बढ़िया, इंग्लैंड। इंग्लैंड का कैपिटल कहां है, लंदन। और लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, थेम्स। और आप सभी लोग जानते ही हो, आप लोग को बताना क्या है कि भारत में जो पार्लियामेंट सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था प्रणाली, ये लिया गया है इंग्लैंड से। भारत में जो एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजन, वो भी लिया गया है इंग्लैंड से। तो ये सब ध्यान रखना, इंग्लैंड शासन किया था हमारे ऊपर, लोल देश है। इस सवाल के जवाब बताइए, हु वाज द फर्स्ट सिक्योरिटी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। अब वर्तमान में कौन है, करेंट टाइम कौन है, तो नाम है उनका एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस, तो ये इंपॉर्टेंट है, जो कि वर्तमान में है। क्या है जी, एकदम वर्तमान में, ये जानना एकदम जरूरी है, वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस, जो कि एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वर्तमान में। और ये किस देश का है, पुर्तगाल, लोलांडो, आप नाम सुने होंगे। तो इस सवाल के जवाब दो कि पहले सिक्योरिटी जनरल कौन है, ट्रीवेली, और ये कहां के रहने वाले थे, नॉर्वे। सबका जवाब आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है, जवाब तो सबका आ रहा है। जवाब देने के लिए तैयार रहिए आप लोग, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, कुंभ मेला कहां नहीं लगता है जी, इंपॉर्टेंट सवाल, बताइए आप। चूंकि आप लोग जानते ही हो कुंभ मेला लगा था, तो मैं भी अगर इससे सवाल आ जाए आपके पेपर में, तो आप लोगों को बनाना चाहिए, है ना, आप सभी लोगों को बनाना चाहिए। अगर इससे कोई आ जाए, सवाल आ जाए, तो आप लोगों को बनाना चाहिए। बताइए, देखता हूं कौन सबसे पहले जवाब देगा। कुंभ मेला कहां नहीं लगता है, तो सबसे पहले जानो, इंडिया में हरियाणा, इलाहाबाद में लगता है जी, इलाहाबाद, संगम, गंगा यमुना सरस्वती, हरिद्वार गंगा के किनारे, नासिक गोदावरी के किनारे, अरे एक और मथुरा में नहीं लगता है, ऑप्शन नंबर डी, मथुरा, जो कि यमुना नदी के तट पे बसा हुआ है। लेकिन 4 सिटी, 1, 2, 3 और नंबर 4 में जो है उसका नाम है उज्जैन। और ये शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ। तो कुंभ मेला कहां कहां लगता है, नासिक, हरिद्वार, इलाहाबाद और उज्जैन। मथुरा में नहीं लगता है कुंभ मेला। और आप लोग कैसा जवाब देते हो, बिना सवाल को पढ़े हुए, बिना सवाल को पढ़े हुए जवाब दोगे आप, है ना जी।
बिना सवाल को पढ़े हुए जवाब नहीं देना चाहिए, सवाल को ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगला सवाल आ गया। अब इस सवाल के जवाब देखता हूं कौन सही बताएगा। When did the थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस, यानी कि किस स्थान पे पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ है। सबसे पहले जान लेते हैं पहला, फिर दूसरा और तीसरा तो दिया हुआ है। पहला हुआ है 1526 में, दूसरा हुआ है 1556 में, तीसरा हुआ है 1761 में, ठीक है ना। और पहला जो हुआ वो हुआ अकबर और पहला जो हुआ वो बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें जीता बाबर। सेकेंड अकबर एंड हेमू के बीच, अकबर और हेमू, और इस समय अकबर बैरम खान के संरक्षण में था, ठीक है ना। थर्ड अहमद शाह अंबाली और अफगानों के बीच। तो ये 3 पानीपत का जो युद्ध हुआ है ये जान लेना। और ये पहला जो युद्ध हुआ था ना, इसी युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश का स्थापना हुआ था। मुगल वंश का स्थापना किसने किया? बाबर। जैसे आप लोग हिंदुस्तान नाम जानते हो ना, तो ये सबसे पहले बाबर ही प्रयोग किया था, हिंदुस्तान। ये इंपॉर्टेंट है। और इनका एक किताब है बाबरनामा, बहुत फेमस किताब है बाबरनामा, बहुत फेमस किताब है जी बाबरनामा। तो इसको भी आप लोगों को एकदम ध्यान रखना है, एकदम ध्यान रखना है ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कलिंग पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है? बताओ भाई, मैंने ये पुरस्कार में बताया था छोटा सा लिख के। कलिंग पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है बताइए आप लोग। कलिंग पुरस्कार, देखता हूं कौन सही बताएगा। तुर्की भाषा में इन्होंने लिखा था, गुड, करेक्ट। साइंस, अरे वाह, ग्रेट। कई लोग ने बताया है साइंस के फील्ड में दिया जाता है कलिंग अवार्ड। जैसे कि आपको मैंने बताया था एक अवार्ड आप लोग जानते होंगे, ग्रेमी अवार्ड। बताइए किस फील्ड में दिया जाता है, बताइए आप लोग। एक मैंने बताया था ऑस्कर अवार्ड, बताइए किस फील्ड में दिया जाता है, बताइए जी। ग्रेमी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है बताइए कमेंट में। ग्रेमी म्यूजिक, बहुत बढ़िया, लाजवाब, म्यूजिक। और ऑस्कर फिल्म, बहुत बढ़िया, लाजवाब। ऐसे होता है, ऐसे आप लोग को बताना है, ना कि गलत। अगला सवाल, Which of the following dynasty is famous in history as प्रीतहंता डायनेस्टी? अब देखो, प्रीतहंता डायनेस्टी यानी कि एक ऐसे डायनेस्टी जिसमें बेटा अपने पिता की हत्या करता है, राजा बनता है, फिर बेटा अपने पिता की हत्या करता है, राजा बनता है, यानी राजा बनने के लिए अपने पिता को ही मार डालता है। इसको कहा जाता है प्रीतहंता डायनेस्टी। आप बताइए कौन सा डायनेस्टी है? अगर आप इतिहास थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो बना देंगे और बता देंगे। अब वीडियो को लाइक करते हुए जाना है, वीडियो को लाइक करते हुए जाना है। और दिवाली ऑफर का फायदा उठाना है सबको। तगड़ा दिवाली ऑफर चल रहा है ना। अजात शत्रु अपने पिता को मारा है, अरे वाह, गुड, लाजवाब। उदयन भी अपने पिता को मारा है, राइट। अजात शत्रु के पिता का नाम क्या था? बिंबिसार। हर्यका डायनेस्टी, फाउंडर ऑफ हर्यका डायनेस्टी बिंबिसार, बिंदुसार नहीं, बिंबिसार। तो ये जान लेना। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, भारत के वर्तमान नंबर 5 लिखना पड़ेगा।
ज्ञानेश कुमार। ये एक सवाल आया है कि भारत के वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? हु इज द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? बताइए जी कौन है? ज्ञानेश। हाँ, आपका पुराना चेहरा, हाँ तुम मेरा पुराना चेला हो, इसीलिए सबको ये बात पता है। सुकुमार सेन ये फर्स्ट है और के.बी. सुंदरम ये सेकेंड है, ये पहले, ये दूसरे और ये वर्तमान में ज्ञानेश कुमार, इसके पहले राजीव कुमार। अगला सवाल, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? साइमन कमीशन का नियुक्ति कब हुई, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। साइमन कमीशन भारत कब आया, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पे ये पूछा जा रहा है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई, ये बताना है आप सभी लोगों को। अरे सवाल क्या, सवाल मत बोलो सभी, अभी और सवाल आएगा पीवाईक्यू का। बस आप लोग ये बताओ कि मजा आ रहा है ना पढ़ने में? पढ़ने में सबको मजा आना चाहिए। मेरे लिए सबसे ज्यादा हैप्पीनेस का पल वही होता है जब आप लोग को पढ़ने में मजा आए। जब पढ़ने में मजा नहीं आएगा ना, मेरा दिल टूट जाएगा। पढ़ने में मजा आना चाहिए। नाक एसी के कारण लगता है जाम हो रहा है। पढ़ने में मजा आना चाहिए सबको, तभी तो मजा है। भारत आया था 1928 में। अरे वाह, जब बारिश हो गया जी, खेल रुक गया जी। ओके। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1909 में। अरे ठीक है। साइमन कमीशन जान लो, आपको मैं बता रहा हूं। सबसे पहले 1909 में आया मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है ना। फिर 1919 में आया मॉन्टेग्यू सुधार, ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा आ रहा था। अब 1929 में आना था, लेकिन आप सभी लोग जानते हो कि इसके बीच भारत में बड़े बड़े आंदोलन हुए, जैसे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने किया पता है आप लोगों को? असहयोग आंदोलन यानी कि ब्रिटेन को कोई सहयोग नहीं करना है, इसकी शुरुआत 1920 ईस्वी में गांधी जी ने किया, जो कि एकदम व्यापक पैमाने पे ब्रिटिश सरकार को बैकफुट पे ला डाला, है ना। और आप सभी लोग जानते हो चौरा चौरिंगी कांड होती है 4 फरवरी को रात में 1922 को। उसके बाद गांधी जी इस आंदोलन को रोक देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, है ना जी। उसके अलावा स्वराज पार्टी का गठन होता है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, यही टाइम डेकेड में, यही दशक में 1920 से 1930 के बीच में इन लोगों का रहा पूरा जो है। तो अंग्रेज सोचा कि अब जल्दी ले आता हूं, तो ले आया। आप जानते हो साइमन कमीशन आया 1927 में, इसका गठन हुआ और 1928 में यह भारत आया। समझो आप, भारत के लिए नियम, जैसे मान लो अगर आपका कोई टाइम टेबल है, तो आपका टाइम टेबल आप बनाएंगे तभी ना सही रहेगा। हम बना के आपको देंगे टाइम टेबल, तो आप फॉलो करोगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप कब फ्री रहते हो ये आपको पता है ना। आपका नियम आपके अनुसार होना चाहिए। भारत के लिए नियम बना रहा है अंग्रेज, इंग्लैंड में बैठ के 1927 में बनाया, 28 में भारत में लाया, और इसमें टोटल 7 मेंबर थे, 7 मेंबर, और एक भी इंडियन नहीं थे, कोई भारतीय नहीं था। भाई कम से कम हमसे तो पूछ लेता कि हम क्या क्या चाहते हैं, बताओ। तो जब ये इंडिया आया ना, तो बहुत इसका विरोध हुआ, बहुत। गो बैक साइमन कमीशन, साइमन कमीशन वापस जाओ,
ऐसे पूरे देश भर में नारा लगा व्यापक पैमानों पे, साइमन कमीशन गो बैक, वापस जाओ साइमन कमीशन, गो बैक साइमन कमीशन। और आप सभी लोग जान लीजिए, एक शहर है जो अभी पाकिस्तान में, जिसका नाम है राहोल, रावी नदी के किनारे बसा हुआ है ना। राहोल में लाला लाजपत राय के द्वारा पूरा आंदोलन किया गया, लाला लाजपत राय के द्वारा। और लाला लाजपत राय को वहां पे जो भी अधिकारी थे, अंग्रेजी अधिकारी, अंग्रेज का अधिकारी, वो डंडे चलाया, आप लोग जानते हो। तो उन्होंने कहा था लाला लाजपत राय कि मेरे शरीर पे एक एक लाठी का पलहार अंग्रेजी हुकूमत के लिए ताबूत की कील साबित होगा। लाला लाजपत राय का ही ये नारा है, आप सभी लोग जान लीजिए। और ये 1928 में राहुल में दिया गया था साइमन कमीशन के विरोध में। तो भारत जो है ना, जो भारतीय है ना, भारत के जो महान महान पुरुष है ना, उनके बारे में जब पढ़ोगे ना, तो ये जो है ना, रोम खड़ा हो जाएगा, कोट्स बम आ जाएंगे, है ना, रोम खड़े हो जाएंगे। ऐसा हाल होता है। आज भी जब राष्ट्रीय गान कहीं पे भी बज रहा होता है, राष्ट्रीय गान जब हम लोग सुनते हैं ना, तो खड़ा हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि देशभक्ति की भावना सर्वोपरि है। राष्ट्र हित में काम सबसे पहले करना चाहिए, राष्ट्र हित में काम करना सर्वोपरि होना चाहिए। इसीलिए हम लोग एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, सस्ता में, एकदम कम पेमेंट पे काम कर रहे हैं, है ना। अगर देश के बहुत सारे वैसे लोग, मनीष मोतिहारी, क्या मनीष, क्या हालचाल, जैसे देश में कुछ ऐसे लोग, ऐसे गरीब लोग जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसे के अभाव के कारण नहीं पढ़ पाएगा, तो कॉन्सेप्ट जिंदाबाद है, सीवीटी कॉन्सेप्ट। चलिए, नमस्ते नमस्ते। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अब वीडियो को लाइक करते जाना है। अगला सवाल, ये सवाल जानते हो, एक एग्जाम होता है बीपीएससी, उसमें आया था। और ये सवाल आपके पीवाईक्यू का भी है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत के बारे में बताए थे कि स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है, स्ट्रेटोस्फीयर में। इस सवाल के जवाब बताओ, इस सवाल के जवाब कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, सब लोग बताइए। वीडियो को लाइक करिए, आग लगा दीजिए। सर आप एलबीएस हॉस्टल में आइए, हमसे मिलिए। क्या नाम है आपका बताओ? आप ऑफिस आ जाओ, सीयूटी कॉन्सेप्ट के ऑफिस आ जाओ आप, ठीक है। अच्छा, फिर से एग्जाम देना है, ठीक है। मनीष मोतिहारी अगले साल फिर से एग्जाम देगा। और ये हमारे पुराने बैच का स्टूडेंट है। दिवाली के टाइम ये ऑफर दिया जाता है कि मनीष को फ्री में कोर्स दूंगा। मनीष हमारे पुराने स्टूडेंट हैं और मनीष को हम फ्री में कोर्स देंगे, क्योंकि मनीष से हम मिले हैं, तो मनीष के बारे में मुझे पता है बहुत सारा चीज। मनीष को फ्री में कोर्स देंगे, अभी मैं घोषणा करता हूं इसी सेशन में। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। इस सवाल के जवाब दो, सब लोग बता रहा है। अरे 16 सितंबर, सही उत्तर है 16 सितंबर। 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। 21 अप्रैल को नहीं, 22 अप्रैल को हम लोग अर्थ डे मनाते हैं, पृथ्वी दिवस। ये आप सभी लोग जानते हो, सभी लोग को पता होनी चाहिए, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आया है। ये सवाल है, अब देखो आप लोग जानते हो सीयूईटी और एनसीटी की हम लोग तैयारी करवाते हैं। अभी जो बहुत सारा पीवाईक्यू अभी आपके सामने दिखेगा जो एनसीटी के पेपर में आया हुआ है। अभी चूंकि एनटीए पेपर लेती है तो आपको देखना पड़ेगा। ये पीवाईक्यू है 2023 का। गायत्री मंत्र किस वेद में शामिल है? कितना बेसिक सवाल है जी, बताइए आप लोग। सर आप कहां से हो? फ्रॉम वाराणसी। वैसे तो मुझे लोग जानते हैं कि मैं मंगल ग्रह से हूं, ना। सब लोग इसका उत्तर डी दे रहा है। सर इतना सब आपको कैसे याद हुआ? कशिश 2019 से पढ़ा रहा हूं, बकलोली 2019 से पढ़ा रहा हूं। और आप मेरे बारे में नहीं जानते हो। मैं क्लास 9th में था तो मैं जिला में, अपने डिस्ट्रिक्ट में क्यूज टॉपर रहा हूं।
क्यूज टॉपर। मैं तो क्लास 10th में भी जिला टॉपर हूँ, 12th में कॉलेज टॉपर। बता देता हूँ, जब क्लास 7th में थे तो ब्लॉक लेवल पे क्यूज हुआ था, उसमें भी हम ही टॉपर बने थे। तो शुरू से पढ़ने वाला बच्चा है, पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, मेरा काम यही है, मेरा दिल इसी में लगता है। विराट कोहली क्या बोला है, जो काम करो दिल से करो, आपका इंटेंट एकदम क्लियर होना चाहिए, ईमानदारी वाला काम होना चाहिए। ठीक है, मैं अपने बारे में बताता नहीं हूं, लेकिन फिर भी बता दिया, चलो ठीक है। ठीक है ना। आप लोग कह रहे हो ना सर इतना सारा याद कैसे होगा। बगलोली बगलोला, ये 19 अक्टूबर है, आपका पेपर होगा मई में, अभी 7 महीने हैं। तो रजनीश सर है ना जी, आपको साथ देगा ना। हाँ, क्या टेंशन ले रहे हो, अभी रोज रात में क्लास होगी। आप लोग प्रोमिस कीजिए अपने आप से कि सर आपकी रात वाली क्लास, जिस क्लास का नाम है रजनीश टाइम्स, रोज आऊंगी, रोज आऊंगा। आप लोग वादा करो, फिर आपके वादा पे मैं खरे उतरूंगा। और आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके लाइफ में कभी भी जनरल स्टडीज का काम आएगा, पहला स्टेप है, हमेशा मैं याद आऊंगा। प्रथम क्या लिख रहा है भाई, गलत कमेंट ना करें, ठीक है ना। हाँ पीजी, हाँ यस यस, तान्या मार्च में होता है, बिल्कुल कॉमन बीएड राइट। अब आगे बढ़ता हूं, आज नहीं अगला सवाल। ये जो सवाल है गायत्री मंत्र, सबसे पहले जानो इसको लिखा कौन है, विश्वामित्र। विश्वामित्र ने लिखा है, ठीक है ना। अभी देखिए यहां पे वेद की संख्या कितना है, 4। कौन कौन है यहां लिखा हुआ है। सबसे ओल्डेस्ट यानी सबसे पुराना कौन है, ऋग्वेद। और ऋग्वेद सबसे पुराना है, और सबसे लेटेस्ट अथर्ववेद। एक बार देख लेना, सबसे नया, ठीक है ना। संगीत यानी सामवेद जो है, ये संगीत का जनक कहलाता है, म्यूजिक, सामवेद, ठीक है ना। ऋग्वेद के बारे में आप जानिए, टोटल चैप्टर 10 है। कितना है टोटल, मंडल कितना है, 10। इसमें थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, और 9th मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। किसका जी, सोम देवता का उल्लेख है। तो ये ध्यान रखना जो मैं आपको बता रहा हूं कि सामवेद में संगीत, और ये जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है, ऋग्वेद में। किसमें है, ऋग्वेद में। थोड़ा सा हम डिटेल से बताने का प्रयास किया हूं, आपके पेपर में सवाल आएगा, बता देना। चलिए सिग्मा बॉय, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इस सवाल के जवाब देखते हैं सबसे पहले कौन देता है, और ये मैं पढ़ाया हूं, आज ही पढ़ाया हूं, और ये सवाल भी पीवाईक्यू में आया हुआ है। ये सवाल भी पीवाईक्यू में आया हुआ है। बताओ भाई, इस सवाल के जवाब दो सब लोग। यस सर, बहुत बढ़िया, गुड, लाजवाब, मजा आ गया। अंशु को इस बार मिरांडा हाउस में एडमिशन लेना है। दिल्ली के टॉप कॉलेज में एडमिशन लेगी है, हिंदू कॉलेज, श्री राम रेड्डी कॉलेज, टॉप कॉलेज में तुमको एडमिशन लेना है, नहीं तो पिटाओगी तुम इस बार। हाँ, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, देश के सेकेंड पर्सन। भारत के प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति। प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, सेकेंड
उपराष्ट्रपति। अगला सवाल ये देखिए, भारत के किस आर्टिकल में विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ प्रोक्लेम इमरजेंसी, यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल का उद्घोषण है? बताइए आप। इमरजेंसी, इमरजेंसी बताइए आप लोग। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं इलाहाबाद में, ठीक है यार, सबका एडमिशन होगा। एक आर्टिकल 352, 356, 360 फाइनेंस वित्तीय इमरजेंसी, और 356 राष्ट्रपति शासन जो राज्य में लगता है, 352 ये वाला जो आपातकाल, यानी इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये भी PYQ आया हुआ है। ये खाना भी खा रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, ग्रेट। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात जी, खाना भी खा रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, लाजवाब, बेहतरीन। चलिए अब आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल, इनमें से भूकंप संबंधी विज्ञान क्या कहलाता है? बताओ भाई, ये मैं पढ़ाया हूं। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? हाँ राकेश, 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 सूरज सर हैं क्या? आना इधर। इसका PPT का रेशियो कितना रखिएगा पता है? हेलो, एक मिनट बच्चों, PPT का रेशियो कितना रखे हैं बता? 56 इंच और 31.5। राकेश बुलाओ। फिफ्टी 56 और 31.5 रखो। 31.5 और 56, उससे और बड़ा होता है, ठीक है। और ये वाला बैकग्राउंड उसमें है, ठीक है, ठीक है। बन गया है क्या? तो क्लास कब से लेगा? तो खत्म होने वाला है, ठीक। 31.5। चलिए, आप लोग जानते ही हो, सूरज सर भी आपके साथ जुड़ेंगे क्लास में, तो तैयार तो रहिएगा ही, लेकिन अभी हम लोग क्लास करते हैं। सबसे पहले इनमें से भूकंप संबंधी विज्ञान क्या कहलाता है? द साइंस ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज, इसका सही उत्तर है सिस्मोलॉजी। और आप सभी लोग बताइएगा, जब भूकंप आता है तो उसके पहले हमारे एटमॉस्फेयर में किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रेडोन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे ही भूकंप आने वाला रहता है ना हमारे वायुमंडल में, रेडोन गैस की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। ये मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा आप सभी लोग को एक चीज और मैं बता रहा हूं, समझना आप। जैसे कि जब भूकंप आता है ना तो उसको मापते किस यंत्र से है? तो रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल से भूकंप को मापा जाता है कि भूकंप की तीव्रता कितना है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि सबसे ज्यादा भूकंप कहां आता है? जापान में। जापान में सबसे ज्यादा भूकंप आता है ना। और भूकंप को मापते हैं रिएक्टर स्केल से। तो यह भी एकदम इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, यह सब सवाल PYQ का है जी, ये सब PYQ का है, अपने मन से हम नहीं लाए हैं। इस सवाल के जवाब बताइए सभी लोग, और सभी लोग आग लगाओ भाई कमेंट में, सब लोग आग लगाओ। मैं देख रहा हूं एकदम सुस्त हो गए हो, मजा नहीं आ रहा है क्या? आप लोगों को आना चाहिए सबको मजा। सब लोग सवाल के जवाब दो भाई। चलिए, इस सवाल के जवाब बताओ आप। मरियाना गर्त कहां है? प्रशांत महासागर में, सबसे गहरा है ना। सुश्री, तनुश्री, सुमित्रा, प्रथम, वैष्णवी, रविकांत, स्टडी कॉर्नर, बहुत बढ़िया, फायर, ईसा, सिग्मा बॉय, बी बता रहा है, ठीक है। अब देख लेता हूं। रस खान,
ये एक रचना लिखे हैं प्रेम वाटिका, जयदेव, गीत गोविंद, बेइज्जत कबीरदास, और कौन बचा जी, मलिक मोहम्मद जायसी, हाँ पद्मावत। डी का 3, दो गो मामला खत्म। बी का ए, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बहुत बढ़िया। प्रतिभा बी, बहुत बढ़िया, प्रतिभा भी, नाम भी लिख रही है। बबीता बी, अरे वाह। अगला सवाल, करो या मरो, डू और डाई, करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस मूवमेंट में दिया? बताइए। डू एंड डाई, गांधी जी गिव दिस मंत्रा टू द नेशन ऑन द ईव ऑफ द विच मास मूवमेंट, यानी आपको पता है किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया है? एकदम इंपॉर्टेंट है। सर आग क्यों लगा रहे हो? आग लगेगा तब ना एनर्जी मिलेगा। हाँ, ये जानिए, इसी आंदोलन में आराम हराम है। आराम हराम है किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू जी। जानते हो ना आप लोग, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा आराम हराम है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं, समझना आप। ये आंदोलन 8 अगस्त 1942 से को शुरू हुआ, मुंबई से शुरू हुआ, ठीक है ना। और किसने किया? गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरुआत किया मुंबई से। और ये आंदोलन 1942 में हुआ, भारत छोड़ो मूवमेंट। एकदम इंपॉर्टेंट है भाई। नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ, लॉरेट एक्ट ये 1919 में आया, और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। तो ये सब डेट भी हम इसीलिए बता दिए हैं ताकि आप लोग याद रखो, और आपके पेपर में जब आए सवाल तो आप लोग बनाओ भी, ऐसा नहीं कि नहीं बनाओ, है ना। मेरा नाम रश्मि है। ओके रश्मि, हाउ आर यू? तस्मिया, आप लोग कैसे हो? और दिवाली में पटाखे फोड़ने वाले हो क्या? हाँ, पटाखे। पीडीएफ मिलेगा क्या सर? सब कुछ मिलेगा, लेकिन जरूरी क्या है? क्लास पूरा करना। आपके अंदर कैसे पता चलेगा? मैं देख रहा हूं सभी लोग 2 घंटे से लगातार क्लास देख रहा है, पता चलेगा 2 घंटा होने वाला है, 1 घंटा 47 मिनट हो गया। तो अब सवाल यह है ना, 6 घंटा लगातार आप जब पढ़ोगे तब आपके अंदर से ये आवाज आएगी, आहा सुकून वाला, वाह मजा आ गया। तो ये सुकून चाहिए सिलेक्शन के लिए। मेरा नाम मयंक है, सिग्मा बॉय। ये सवाल आ गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इन द कौन सा नेशनल पार्क फेमस है एशियाटिक लायंस, मतलब कहां पे एशियाटिक लायंस पाया जाता है, किस नेशनल पार्क में? बताइए आप लोग। ये रणथंबोर नेशनल पार्क जो है ना, ये राजस्थान में है, मिलान करने आएगा। यहां जो है ना, अब ये काजीरंगा जो है ये असम में है, ये सिंह गेंडा के लिए फेमस है। पेरियार जो है ये केरला में है, ये हाथी के लिए फेमस है। ये सब पीवाईक्यू है भाई, पीवाईक्यू में सवाल आया हुआ है। और एक है गिर नेशनल पार्क जो कि कहां है? गुजरात में, और ये फेमस है एशियाटिक लायंस के लिए, एशियाटिक लायंस के लिए। तो ऐसे सवाल आएगा। जैसे एक नेशनल पार्क है कान्हा नेशनल पार्क, ये स्थित है एमपी में, और ये किस लिए फेमस है? बताइए। कान्हा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? बताइए सब लोग बताइए। सुश्री, संतोष, तनाया, टाइगर। और सभी लोगों से एक निवेदन है कि सीयूटी कॉन्सेप्ट का ऐप डाउनलोड कीजिए और दिवाली ऑफर का फायदा उठाइए। दिवाली ऑफर आपको जानते हैं ना, यहाँ सभी टीचर एकदम लाजवाब हैं।
अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल, ये सवाल तो सब लोग को बताना चाहिए, ये सवाल सब लोग को बताना चाहिए। टाइगर के लिए, अरे वाह मैं तो भूल ही गया था, टाइगर के लिए, टाइगर जिंदा है, टाइगर के लिए। अब एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, थोड़ा सा जान लेना आप कि कान्हा नेशनल पार्क टाइगर के लिए है। अभी प्रधानमंत्री के बर्थडे पे 5 गो लायन लाया गया, चीता लाया गया था नाइजीरिया से 5 गो, और वो कुरोनो नेशनल पार्क जो कि एमपी में है वहां पे रखा गया। कौन सा नेशनल पार्क? कुरोनो नेशनल पार्क जो कि एमपी में है वहां पे रखा गया। सर मेरा कमेंट आपको शो नहीं हो रहा है क्या? हितांशी, अरे बिल्कुल हो रहा है, क्यों नहीं होगा, मैं सबको देख रहा हूं, है ना। भरतपुर जो नेशनल पार्क है इसी को कहते हैं, है ना, भरतपुर, जो कि राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल, Which of the following 2 countries are separated by the पाल्क स्ट्रीट गल्फ ऑफ मन्नार? बताइएगा कौन सा 2 देश है जिसके बीच में मन्नार की खाड़ी पाक और स्टेट स्थित है? बताइए सभी लोग, आप सभी लोग जानते हो इंडिया अफगानिस्तान, डूरंड लाइन 1896 में इसका निर्धारण हुआ। इंडिया पाकिस्तान रेड क्लिफ लाइन 1947 में। इंडिया बांग्लादेश जीरो लाइन, ये इंडिया बांग्लादेश। और भारत श्रीलंका के बीच में पाल्क स्ट्रीट और गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी स्थित है। तो ये एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है और एकदम रामबाण है, एकदम रामबाण है, एकदम इंपॉर्टेंट है। चलिए ये एकदम नया कैमरा लगा है एकदम, इसीलिए क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। इसका क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को? अब सूरज सर आने वाले हैं, सूरज सर आने वाले हैं, अभी 7 मिनट का टाइम है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, Which of the following आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी भारत के किस संविधान में, किस आर्टिकल में छुआछूत का उल्लेख है? बताइए सभी लोग, बताइए जी कमेंट में, बताइए सभी लोग कमेंट में, कमेंट में बताइए सभी लोग किस आर्टिकल में। हेलो सर, मेरा एक सवाल है। क्या सवाल है जी? बोलो आप, सवाल बोलिए। सानिया जी, बीच बीच में ब्लर हो जाता है पर अब ठीक है, थोड़ा सा नजर हटती है ना, फिर दुर्घटना हो जाती है। आर्टिकल 17 करेक्ट। आर्टिकल 19 में क्या है? जितने भी नाम होते हैं टाइटल वगैरह नहीं। 19 में है बोलने की आजादी, है ना जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, अगला सवाल आ गया है, इस सवाल के बारे में बताइए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, और ये आज के सेशन का अंतिम सवाल है हमारे सेशन का, ठीक है ना। हु इज द फर्स्ट, बताइए मेंबर जिन्होंने रिसीव किया है, जिन्होंने जीता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? फिल्म के फील्ड में। यह सवाल PYQ का है। 1969 से यह शुरुआत हुआ है, आप सभी लोग जानते हो 1969 से। अगर बात करेंगे पूरा वर्ल्ड में, तो पूरे वर्ल्ड में जो है उनके बारे में आप लोग जानते ही हो, जो है प्राइज ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड जिसका एक और नाम है एकेडमी अवार्ड, जो कि पूरे वर्ल्ड में सिनेमा के फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड है, सबसे बड़ा अवार्ड है जी, सबसे बड़ा अवार्ड है
पूरे वर्ल्ड में ऑस्कर अवार्ड, और इंडिया में जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और अभी हाल ही में किनको मिला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, बताइए आप लोग। अभी हाल ही में घोषणा हुआ ना, मैंने बताया था, बताइए कमेंट में, वर्तमान में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किनको मिला, बताइए कमेंट में। मोहनलाल, बहुत बढ़िया, ग्रेट, मोहनलाल को मिला। और इसके अलावा जो अभी हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला शाहरुख खान जी को, शाहरुख खान SRK। अब बेस्ट हीरोइन का अवार्ड किसको मिला, तो रानी मुखर्जी। चलिए ये सब भी ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर है देविका रानी, और आप लोगों ने एकदम सही बताया होगा, देविका रानी। नरगिस के बारे में जान लीजिए, नरगिस के बारे में कि राज्यसभा के पहले, राज्यसभा यानी अपर हाउस के पहले मेंबर है, पहले सदस्य जो अभिनेत्री है, यानी हीरोइन है, जो हीरोइन है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो कि पाने वाले पहले व्यक्ति का नाम है देविका रानी। और 1970 में चूंकि सेकेंड, दूसरा जो है उनका नाम है पृथ्वीराज कपूर, पृथ्वीराज कपूर, ये सेकेंड है, ध्यान रखना। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले ये दूसरे व्यक्ति। सर मेरा एक सवाल है, सवाल बोलो भाई, क्या सवाल है, सवाल बोलिए। हाँ, इनको मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद इनको मिला, आफ्टर डेथ, ये बिल्कुल सही जवाब है। तो अभी आप लोग एकदम जेन्युइन बताना, कई ऐसे सवाल के जवाब आप जानते होंगे, कई ऐसे सवाल के जवाब नहीं जानते होंगे। कितने सवाल के जवाब आप लोगों को 43 में नहीं पता होगा? 43 ही नहीं है, हर एक सवाल में 4-5 सवाल किया गया है ना। तो ये जान लो, टोटल अभी हमने 200 प्लस सवाल किया है, 200 प्लस सवाल। और यहां से ये तो पक्का है कि 1 ना 2 सवाल आएगा ही आपके पेपर में। सर 2 घंटा पढ़ेंगे 2 ही सवाल आएगा, 2 घंटा पढ़ के अगर एक भी सवाल आ जाए तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं जी। हम काउंट नहीं किए, फिर भी आप बता सकते हो अप्रोक्स कितने सवाल आप लोग ने बनाया होगा। और आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को? मजा आया? यस, मजा आया? नो, सब तो यस से बोलोगे, पता ही है ना।